लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के हमारे इस नए सेशन में, एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम्स हों या केंद्र सरकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हों, उन सब के बारे में आपको जानकारी पहुंचाएं। ख़ास तौर पे उद्योग के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से वो फंडिंग प्राप्त करना चाहते हैं, उन तक जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं और आसान भाषा में आपको समझाया जाए कि कौन सी वो स्कीम्स हैं, किस तरह से आप उनको अवेल कर सकते हैं, कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हालांकि आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो किसी पर्टिकुलर व्यवसाय से संबंधित नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक पूरे राज्य से संबंधित है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट रीजन कहते हैं। जी हाँ, आज हम जिस स्कीम के बारे में, जिस गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है जिसके बारे में बात करने आ रहे हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको हम पीएम डिवाइन के नाम से जानते हैं। उसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है हमारे देश में, जिस तरह की हमारे पास डेमोग्राफी है, वहाँ पे हमारे पास हिली एरियाज़ भी हैं, कोस्टल एरियाज़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं। हर क्षेत्र की, हर जोग्राफिकल लोकेशन की कुछ चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे। नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में वहाँ पे कुछ उनको एडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ ऐसी भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। तो वो वहाँ के जो राज्य होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं, उनको आगे बढ़ने में, वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य करने में, वहाँ के विकास में, वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में भी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए भारत सरकार ने ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है हमारा, उसको एक अलग इनिशिएटिव्स उसके लिए लिए जाते हैं। आप अगर सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जिनमें हमने पहले बात करा, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट रीजन्स या हिली एरियाज़ या हिमालयन रीजन्स, इन एरियाज़ के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बेनिफिट, इंसेंटिव्स या कुछ डिस्काउंट्स इंटरेस्ट रेट्स में, इस तरह की कुछ ना कुछ एक रिलैक्सेशंस दिया जाता है। उसका पर्पज़ यही होता है क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनसे वंचित हैं। वहाँ तक वो मदद, वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं आसानी से, जो प्लेन्स में रहने वाले या बड़े शहरों में रहने वाले लोगों तक वो आसानी से पहुँच जाती हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से अलग से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और कैसे वहाँ पे विकास हो सके, कैसे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, ये सारी चीज़ों के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को अलग से कुछ वहाँ के लिए स्कीम्स लाई जाती हैं। इसी कड़ी में पीएम डिवाइन स्कीम को लागू किया गया भारत सरकार की तरफ से। तो जैसे मैंने बताया, इसको समझने की ज़रूरत है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन ही क्यों ऐसी स्कीम बनाई गई जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही है। तो पहले समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है क्या, वो कौन से एरियाज़ को मिल के बनता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको एनईआर बोलते हैं, वो 8 स्टेट्स को मिला के बनता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये 8 स्टेट्स मिलके एक नॉर्थ ईस्ट रीजन बनता है। अब क्योंकि ये एक मल्टी स्टेट रीजन है, यहाँ पे 8 स्टेट्स हैं
और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 45 मिलियन से ज़्यादा है, जो कि पूरे देश की जो हमारी जनसंख्या है उसका 3.76% टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का पार्ट है। ये एक अच्छा पोर्शन है, एक कहीं ना कहीं एक अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी बात करें या नंबर ऑफ स्टेट्स के हिसाब से बात भी करें तो 8 स्टेट्स हमारे सिर्फ इस नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में आते हैं। अब जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये स्टेट्स हिली एरियाज़ हैं या डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो इनको डेवलप करने के लिए, इनको एक ख़ास तवज्जो देने के लिए इसी उद्देश्य के साथ पीएम डिवाइन स्कीम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, लागू किया गया। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिर्फ लैंड एरिया की बात करें तो जो टोटल लैंड एरिया है भारत में, हमारे देश में, उसका 8% लगभग होता है जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। तो एरिया वाइज भी 8% एक ठीक ठाक रीजन होता है। पूरे देश का 8% हिस्सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कवर होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लैंड का पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ऑयल है, गैस है, एग्रो हॉर्टिकल्चर रिसोर्सेज हैं, इसी तरह मिनरल के डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये एक कंट्रीब्यूशन भी देते हैं अपने इस नॉर्थ ईस्ट रीजन से पूरे देश में। तो इनका नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में भी एक कंट्रीब्यूशन आता है। इसके साथ साथ यहाँ इस रीजन में ख़ास तौर पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हिली एरियाज़ हैं और इस तरह का जो वहाँ का जो इकोलॉजी है, जो डेमोग्राफी है, वो इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए एक बहुत ही आइडियल लोकेशन है। और वहाँ पे वो जो अवेलेबिलिटी है ऑयल एंड गैस की या इस तरह के जो रिसोर्सेज की, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हैं वो वहाँ पे आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं और उनमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाली जा सकती है। इस स्कीम के बारे में बताता चलूँ, जैसे मैंने बताया कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, तो जो यूनियन कैबिनेट था उसने इस स्कीम को, जिसको हम पीएम डिवाइन कहते हैं, उसको लागू किया फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि जो बजट था हमारा 2022 का, उसमें इसको जो है वो लागू किया गया, इसकी अनाउंसमेंट की गई। और ये 15 फाइनेंस कमीशन जो 15वां वित्त आयोग है, उसमें जो 4 साल का जो अब समय बचा है, उस पीरियड के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है, एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके 2025-26, यानी कि जो 4 फाइनेंशियल ईयर्स का जो टेन्योर है, इसमें इस स्कीम को जो है वो कंप्लीट करना है, लागू करना है। और ये पूरी तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जिसमें 100% फंडिंग जो आती है वो केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से आती है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से होता है। जो टोटल इसका बजट है, जो आउटले रखा गया है, वो लगभग 6,600 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि 4 सालों के लिए एलोकेशन किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जिस साल हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है वो पूरा हो रहा है। तो जो ये बजट रखा गया है, ये जो 4 साल बचे हैं 15 फाइनेंस कमीशन के, उसके अंदर इसको जो है यूटिलाइज़ करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसी टाइमलाइन के साथ इस स्कीम को लागू किया गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे मैंने बताया, ये एक स्टेट, मल्टी स्टेट एक तरह का जो एक कोलैबोरेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स इसमें हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर इसका पार्ट है। सिक्किम भी इसका पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, बट यहाँ पे इसको जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है, ये जो स्टेट्स मैंने बताए। हालांकि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट रीजन का पार्ट है, बट वो 7 सिस्टर्स की कैटेगरी में उसको नहीं रखा गया है। इसीलिए सिक्किम एक तरह से एक पड़ोसी राज्य की तरह है, जहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से उसको जो है वो एक तरह से वो डिवाइड किया गया है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इस तरफ जो है वो सिक्किम का स्टेट कहलाएगा, और बाकी साइड जो है वो ये 7 स्टेट, जिनको 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है, उनको रखा गया है।
इसी तरह क्योंकि अभी ने 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया, तो जो सिक्किम स्टेट है उसको ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स का नाम दे दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सा एक नॉमेनक्लेचर भी क्रिएट किया गया है। जैसे ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया, और सिक्किम जो कि एक नेबरिंग स्टेट की तरह है, उसको जो है वो एक ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स की तरह जो है उसको नाम दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि हम बहुत ही हमारे देश के हिसाब से एक भाईचारे की भी एक मिसाल है, एक भाईचारे की पहचान है। तो कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा रीजन है उसको इस तरह से भी हम लोग जानते हैं। 7 सिस्टर्स ये 7 स्टेट्स, और ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर यानी कि सिक्किम वो एक 8वां स्टेट्स है। तो ये 8 स्टेट्स मिलके नॉर्थ ईस्ट रीजन कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पीएम डिवाइन स्कीम के? जैसे मैंने बताया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसमें डेवलपमेंट का काम करना है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला डेवलपमेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, या किसी भी ज्योग्राफी का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो सकती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना आसान होगा, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और इस तरह के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट की जा सकती हैं, और वहाँ की जो इकॉनमी है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसी तरह से इसी उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लाया गया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कन्वर्जेंटली है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, और जो पीएम गति शक्ति मिशन है उसके तहत उस स्पिरिट के साथ, उस भावना के साथ इस स्कीम को लागू किया जाए। साथ ही साथ ये वहाँ के नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है कि कैसे वहाँ पे जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको साथ लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी जो एक डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करते हुए, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना कैसे वहाँ पे एक अच्छा सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, उसको भी ये सपोर्ट करती है इस स्कीम के माध्यम से। साथ ही साथ जो वहाँ पे नौजवान हैं या जो वहाँ पे महिलाएं हैं उनको कैसे लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ प्रदान की जाएं, कैसे वो छोटी-मोटी रोज़गार की जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकें, ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे उसमें वो भागीदारी कर सकें, वहाँ का नौजवान, वहाँ के यूथ और वहाँ की जो महिलाएं हैं। एक क्योंकि और समस्या वहाँ पे आती है, वहाँ से पलायन की भी एक समस्या आती है। ज़ाहिर है जब किसी भी क्षेत्र में नौजवानों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, वो बिल्कुल वहाँ से पलायन उन्हें करना पड़ेगा, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में उन्हें जाना पड़ेगा, और अपने घर को, अपने गाँव को छोड़ के उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा, और रोज़गार की तलाश में उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस गैप को भी कवर करना ये इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट ऑफ़ कैंसर, क्योंकि वहाँ पे कुछ ख़ास तरह का एक कैंसर की भी एक समस्या है, उस एरिया में उसको भी इस्टैब्लिश करना, वहाँ पे प्रॉपर सर्विसेज़, मेडिकल सर्विसेज़ प्रदान करना, ये भी इस स्कीम के माध्यम से, इस स्कीम के तहत इसका भी ध्यान रखा गया है। क्या स्टेप्स प्रपोज़ किए गए हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो पीएम डिवाइन है स्कीम है, वो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात करेगा कि सबसे पहले वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, जिससे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिल सके, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, वहाँ इस्टेब्लिश करने में इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिल सके। उसके साथ-साथ जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो है वहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, और रोज़मर्रा की जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पे वहाँ के नौजवान और महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कार्य किया जा सके। तो सब पहला स्टेप तो ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया जाए। उसके साथ-साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि कैसे वहाँ पे जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को जो सैंक्शन किए गए हैं, उनको भी स्मूथली रन किया जा सके। उनको प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी डे टू डे ऑपरेशंस में, उनको रन करने में, उनको मैनेज करने में, वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें, तो पीएम डिवाइन जो स्कीम है, वो उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन होगी, वही उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ जो एजेंसीज़ होती हैं, वो इसमें भागीदारी करेंगी। इसके साथ-साथ उसका जो मुख्य उद्देश्य एक ये भी होता है कि कैसे
जो टाइम और कॉस्ट का जो ओवररन हो जाता है उसके रिस्क को कम करना। जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ प्रोजेक्ट्स लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर जो कॉस्ट होती है वो एक्स्ट्रा आ जाती है। तो कैसे वहाँ की जो कॉस्टिंग है उसको कंट्रोल किया जाए, जो प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं उस टाइम को बचाया जाए। तो भारत सरकार की इस स्कीम के माध्यम से ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हों जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे कैसे ये टाइम और ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। अब समझते हैं कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस स्कीम में कवर किए जाते हैं और इनका कॉस्ट एलोकेशन वगैरह कैसे होता है। तो जो इस स्कीम के लिए ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हिली एरियाज़ होते हैं, रोड्स और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत कमी होती है। तो भारत सरकार इस स्कीम के माध्यम से सब बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वहाँ के ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लेके, कि कैसे वहाँ पे एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जा सके, ताकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं डेवलपमेंट की उस नॉर्थ ईस्ट रीजन की, उसको पूरा किया जा सके। इस पर्पज़ से एक बहुत अच्छा बड़ा पोर्शन जो फंड्स का है वो एलोकेट किया जाता है, जिस ख़ास तौर पे हाईवेज़ को बनाने के लिए, या हिली एरियाज़ में हमने देखा कि रोपवे एक बहुत अपने आप में एक बहुत ही रेगुलर यूज़ किया जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो रोपवे सिस्टम्स को डेवलप किया जाए, हाईवेज़ को डेवलप किया जाए, जिससे वहाँ पे एक अच्छा फंड एलोकेशन किया जा सके इस सेक्टर में। और साथ ही साथ जो वहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर होगा उसके लिए भी स्पेशल फंड्स अलॉटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट आती है नीड बेसिस पे और फंड्स भी एलोकेट किए जा सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस डिवाइन स्कीम के साथ-साथ कवर किए जाते हैं। कौन से 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ईयर मार्क किया गया है, जिनको हर फंड के साथ-साथ कुछ ईयर मार्क कॉस्टिंग की गई है। ऐसे कुछ 8 टोटल फंड्स हैं जिनको पीएम डिवाइन स्कीम कवर करती है। तो समझते हैं कौन-कौन से ऐसे फंड्स हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, लाइवलीहुड चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो बच्चों में तरह-तरह की बीमारियाँ हैं, या वहाँ पे हेमाटो लिम्फोइड कैंसर है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ-साथ वहाँ पे रोड डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 8 प्रोजेक्ट्स टोटल बनाए गए हैं। टोटल 8 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उन इस 8 प्रोजेक्ट्स का एक बार समझते हैं कि कौन-कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है, जो वो मैंने जैसे बताया कि पीडियाट्रिक और अडल्ट हेमाटोलिम्फॉइड कैंसर से संबंधित है। तो ऐसे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है या हेल्थ केयर सर्विसेज है, इनके मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सर्विसेज को इस्टेब्लिश करना, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स, ऐसी सर्विसेज को डेवलप करना, चाहे वो मशीन से संबंधित हो, वहाँ पे मेडिसिन से संबंधित हो, वो सारी सर्विसेज को वहाँ पे डेवलप करना और उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ईज़िली अवेलेबल कराना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। इसके लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया गया है, जो फंड्स ईयर मार्क किए गए हैं, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो वो 129 करोड़ का पूरा एक बजट है, एक फंड एलोकेशन है, जो कि पीएम डिवाइन स्कीम के माध्यम से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए रखा गया है। इसी के साथ-साथ जैसे हमने देखा वहाँ पे लाइवलीहुड और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, यूथ है, उसके पास रोज़गार की बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसे इस क्षेत्रों में नेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये भी मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है, उसको लागू किया गया, उसकी ज़रूरत महसूस की गई। तो पीएम डिवाइन स्कीम के माध्यम से नेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को एलोकेट किया गया, और इसके लिए जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं, जो ईयर मार्क किए गए हैं, वो 67 करोड़ लगभग इस जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ईयर मार्क करा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करा जा रहा है पूरे देश में। इसी उद्देश्य के साथ
भारत सरकार की भी कोशिश है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, और कैसे साइंटिफिक तरीक़ों से, साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ-साथ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ के साथ-साथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करा जाए। उसके लिए वहाँ के किसानों को ट्रेनिंग्स, ज़रूरी तरह की इक्विपमेंट्स की मुहैया कराना, ट्रेनिंग्स और जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित, वो सब वहाँ पे अवेलेबल कराना। तो ये सारी सर्विसेज एक तरह से इस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे रन की जाती हैं। जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के माध्यम से जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, उनके माध्यम से लोकल लेवल पे इन स्कीम्स को प्रमोट किया जाता है, जिससे साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रमोट किया जा सके और वहाँ के जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अपना सकें और उनको आसानी के साथ रन कर सकें। इस उद्देश्य के साथ ख़ास तौर पे इस स्कीम के लिए लगभग 45 करोड़ का जो बजट है, जो फंड्स हैं, वो एलोकेट किए गए हैं, जिससे वहाँ के लोकल किसानों को एक मोटिवेशन मिल सके। वहाँ जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, नए जो बीज हैं उनकी ज़रूरत है, या खाद की को पहुँचाना, वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन सिस्टम्स और नए तरीके के जो साइंटिफिक टूल्स हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, उनके साथ-साथ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। इसके लिए 45 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। इसी तरह जो ऐज़वाल बाईपास रोड है जो वेस्टर्न साइड में है, इसके कंस्ट्रक्शन को भी बहुत ध्यान दिया गया है और इसको एक अलग से एक प्रोजेक्ट की तरह लिया गया है, क्योंकि जो ऐज़वाल बाईपास बन रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन कहीं न कहीं वहाँ के पूरी नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक डेवलपमेंट में बहुत कार्य आएगा, क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ पे जो दूसरे स्टेट से उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो आसानी से पहुँच सकती है और इस बाईपास के बनने से कहीं न कहीं वहाँ की इकोनॉमी को भी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगा। इस बाईपास के लिए 500 करोड़ रुपए का एक फ़ंड जो है वो एलोकेट किया गया है पीएम डिवाइन स्कीम के माध्यम से, जिससे वहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो जिस क्षेत्र में कनेक्टिविटी अच्छी होती है वहाँ से दूसरे स्टेट्स का ट्रेडिंग सिस्टम्स अच्छा होता है, एक दूसरे स्टेट्स के साथ वो ट्रेड्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हो सकती हैं और बिज़नेस बढ़ता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है और कहीं न कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम 5वें प्रोजेक्ट की बात करें तो वो संबंधित है रोपवे सिस्टम से। जैसे हमने देखा कि जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी क्योंकि बहुत अच्छी नहीं होती है, वहाँ के जोग्राफिकली जो वहाँ की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसकी वजह से, तो वहाँ पे रोपवे जो सिस्टम है वो भी बहुत ही यूज़ किया जाने वाला रोपवे सिस्टम होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का, एक आवाजाही का जो माध्यम होता है। तो ऐसे ही जो पेलिंग से सांगा शोलिंग जो कि वेस्ट सिक्किम का पार्ट है, वहाँ के लिए एक पैसेंजर रोपवे सिस्टम को तैयार करना और उसमें जो गैप्स हैं उसको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया, ताकि वहाँ पे जो लोग इस रोपवे सिस्टम को यूज़ करते हैं और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोपवे सिस्टम एकमात्र कनेक्टिविटी का ज़रिया है, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो इसको एक अलग प्रोजेक्ट की तरह लिया गया, जिसके लिए लगभग 64 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है। इस पैसेंजर रोपवे सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको रन करने के लिए और वहाँ के जो लोकल हैं उनको बिना किसी दिक्कत के इस रोपवे सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसी के साथ-साथ एक इको फ्रेंडली रोपवे जिसको हम केबल कार की तरह देखते हैं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होता है। तो जो धापर से भलेदिंगा जो कि साउथ सिक्किम का पार्ट है, वहाँ पे इस केबल कार जो रोपवे सिस्टम है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए और वहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है।
पीएम डिवाइन स्कीम के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जिसका लगभग 58 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है इस स्कीम के माध्यम से। इसके अलावा कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी रन किए जाते हैं राज्य सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से। उन पायलट प्रोजेक्ट्स को भी बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे ही आप नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। उनके उनके चैलेंजेस और उनकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है या जो दिक्कतें हैं, जो वो सारी चीज़ें पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद नज़र आती हैं। तो यहाँ पे भी जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे बैम्बू लिंक रोड, जो कि अलग अलग लोकेशंस पे पायलट प्रोजेक्ट्स को रन किया जाएगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ख़ास तौर पे जो मिज़ोरम स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जहाँ पे बैम्बू लिंक रोड्स क्रिएट किए जाएंगे। और इन स्टेट्स को, इन मिज़ोरम में इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट को रन किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। इस बजट के माध्यम से बैम्बू लिंक रोड्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे मिज़ोरम के डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और उसके लिए 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। तो लगभग 7 तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो वहाँ के लोकल जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है उसके माध्यम से, या और जो केंद्र सरकार द्वारा जो नेशनल हाईवेज़ की स्कीम्स होती हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं इरिगेशन से संबंधित, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे होते हैं या रन कर रहे हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे अलग से एक 537 करोड़ का 537 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, ताकि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर किसी लोकेशंस के लिए रन हो रहे हैं, उनको भी प्रॉपरली रन किया जा सके, और फंड एलोकेशन की वजह से या फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट्स रुक ना जाएं, और जो वहाँ का लोकल डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो उन प्रोजेक्ट्स को भी इसमें कहीं ना कहीं एक स्थान दिया गया है, और उन प्रोजेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसके लिए अलग से 537 करोड़ रुपए का एक बजट एलोकेशन कर दिया गया है। तो इन 8 तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का कहीं न कहीं विकास करने की कोशिश है, पहल है। और इतना अच्छा बजट एलोकेशन के साथ-साथ कहीं न कहीं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ जो छोटे-बड़े अदर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कहीं न कहीं एक सपोर्ट मिल रहा है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये सारे ही प्रोजेक्ट उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीएम डिवाइन स्कीम है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेशली बनाई गई है, और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उस पूरी जो एक उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। तो ये 8 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हमने अभी फंड्स एलोकेशन देखे, इनके माध्यम से ये पीएम डिवाइन स्कीम अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है। अगर हम नीड की बात करें कि इस स्कीम की नीड्स क्या हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं, जिनको हम बीएमएस कहते हैं, वो हमारे देश का जो नेशनल एवरेज है उससे भी काफ़ी कम है। यानी कि जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज का एवरेज बाकी क्षेत्रों में मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को उतना एवरेज सप्लाई भी नहीं मिल रहा है। तो यानी कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज मिलनी चाहिए वो उतनी भी नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट पे ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ-साथ वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट गैप्स भी देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बीआर डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स जिसको नाम जानते हैं 2021-22, जो कि नीति आयोग ने प्रिपेयर करी थी, अगर उसके हिसाब से हम जाएँ, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से, तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल डेवलपमेंट गैप्स हैं जो उस स्टेट्स को कहीं न कहीं डेवलपमेंट वहाँ का रोक रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ पीएम डिवाइन स्कीम जो है उसको अनाउंस किया गया था, ताकि ये जो बीएम्स हैं, जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज के जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो डेवलपमेंट गैप्स हैं, उनको कवर किया जा सके, और उनको आइडेंटिफाई करके ख़ास तौर पे उनको फोकस करते हुए वहाँ पे कार्य किया जा सके, और गवर्नमेंट की तरफ से उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड की जा सके और उन एरियाज़ का डेवलपमेंट किया जा सके। हालाँकि इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स पहले से चल रही होती हैं जो
मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स का जो विभाग है, इनकी पहले से डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं। तो ये जो स्कीम्स ख़ास तौर पे पीएम डिवाइन स्कीम है, ये उन्हीं स्कीम्स के साथ साथ रन करेगी ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन का बेहतर विकास हो सके और वहाँ जो डेवलपमेंट की स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। जो बाकी एवरेज जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विभाग द्वारा, वो लगभग 12 करोड़ का एवरेज उनका उन प्रोजेक्ट्स का एवरेज एक है। तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो अपनी तरफ से भी स्कीम्स रन कर रहा है जिनका लगभग एवरेज 12 करोड़ के आसपास है पर प्रोजेक्ट। साथ ही साथ पीएम डिवाइन स्कीम जिसका टोटल आउटले 6,600 करोड़ रुपए है, वो भी उनके साथ रन कर रहा है। तो उद्देश्य ये है कि पहले से जो प्रोजेक्ट्स रन कर रहे थे उन्हीं के साथ साथ नए प्रोजेक्ट को लाया जाए, उन गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाए और दोनों प्रोजेक्ट्स को साथ में लेके, सारी स्कीम्स को साथ में लेके नॉर्थ ईस्ट रीजन का बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके। जब हम बात करते हैं कि पहले से स्कीम चल रही हैं, तो जो पीएम डिवाइन स्कीम है वो कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि जितना भी एंड टू एंड डेवलपमेंट सोल्यूशन है वो उनको मिल सके। ऐसा ना हो कि वो प्रोजेक्ट्स आइसोलेटेड हो जाएं और वो अकेले पड़ जाएं, तो उनको कहीं ना कहीं साथ में लेके एक इंटीग्रेशन के साथ इस उद्देश्य के साथ पीएम डिवाइन स्कीम को कार्य किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कोई डुप्लीकेशन ना हो सके किसी भी प्रोजेक्ट का, और जो भी प्रोजेक्ट्स हों वो अपने आप में यूनिक हों और किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, जो वहाँ पे गैप्स हैं, जो डेवलपमेंट गैप्स हैं, उनको केंद्रित करते हुए वहाँ की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के माध्यम से उन स्कीम्स को लॉन्च किया जाए और वहाँ पे कार्य किया जाए और कोई भी किसी भी तरह का वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ स्कीम्स ना हो सके। तो आइए अब समझते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट की दूसरी इनिशिएटिव्स हैं, दूसरे स्कीम्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहले से काम कर रही हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बेसिक ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो पहला सबसे ज़्यादा फोकस भी इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। जो इस स्कीम का मुख्य एम है वो ये है कि वहाँ का जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे कनेक्टिविटी को लेते हुए टूरिज़्म को इन्हांस करना या पानी या पावर की सप्लाई से रिलेटेड हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इसका पार्ट होते हैं, ख़ास तौर पे जो एजुकेशन या हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित हैं। तो इस तरह के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, पावर या वाटर सप्लाई, टूरिज़्म, हेल्थ केयर सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर, इन सब के से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो इस स्कीम के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको जो है वो एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इम्प्लीमेंट किया गया 2017 में सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे हर तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके एक अलग एक्साइटमेंट है और हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहता है, गवर्नमेंट भी चाहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। उसी उद्देश्य के साथ 2017 में इस स्कीम को भी लाया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके और वहाँ पे किसानों के लिए, वहाँ पे जो नौजवान हैं उनके लिए इनकम को बढ़ाया जा सके, उनको दूसरे फार्मिंग से रिलेटेड और विकल्प दिए जा सकें और कहीं ना कहीं उनकी इनकम को डबल किया जा सके। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। ये एक बड़ा कदम रहा है ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेके, क्योंकि इसने जो इंफ्रास्ट्रेट ट्रांसमिशन को एक मजबूती दी, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक बहुत ही सपोर्ट किया है। ख़ास तौर पे जो पावर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स थे, मोबाइल नेटवर्क सिस्टम था, ख़ास तौर पे जब 4G या इस तरह के नेटवर्क्स आए, और इवन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं एक बहुत सपोर्ट किया है। तो अपने आप में ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, इसने बहुत सपोर्ट किया और वहाँ की कनेक्टिविटी को, जो डेटा कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है और पावर कनेक्टिविटी है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी उद्देश्य से जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे IMT कॉरिडोर है या कल्याण मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है,
इसके साथ साथ बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर है, जिसको हम BCIM कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के जो नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराना और उनको सपोर्ट करना इस स्कीम के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिली है। तो इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार की ये स्कीम ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लागू की गई। पहले से वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कार्य कर रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स को लेकर आया हुआ है, वहाँ ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन फिर भी ये देखने को मिला कि वहाँ पे डेवलपमेंट गैप्स हैं, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोजेक्ट डिले होते हैं या उनकी कॉस्ट्स ओवररन हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिले होता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसी गैप्स को कवर करने के लिए भारत सरकार ने इस स्कीम को लागू किया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार की ये कोशिश नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और जिस उद्देश्य के साथ सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है वो उद्देश्य भी पूरा होगा और वहाँ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो हमारे भारतवासी हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपको इस स्कीम के बारे में जानकारी मिली और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे भारत देश के हमारे साथी हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके बारे में भी आपको कुछ जानने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। और कोशिश करें आप इस बारे में और जानें और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के बारे में और पढ़ें और कैसे वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, भारत सरकार की क्या हिस्सेदारी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs या इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे भागीदारी कर रहे हैं और आप अब कैसे उसमें भागीदारी कर सकते हैं, कैसे योगदान कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इसी तरह की स्कीम्स आप तक पहुंचाएं और आगे भी हम इस तरह की स्कीम्स के बारे में आप तक जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपके लिए बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं जो आपके व्यवसाय करने के सपने में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बिजनेस आइडिया सेगमेंट और बताते हैं आपको आज का पहला बिजनेस आइडिया। फ्लोर हीटिंग मैट। कड़कड़ाती ठंड में लोग खुद को और अपने घरों को गर्म रखने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। लोग जनरली हीटर और ब्लोअर जैसे उपकरण यूज करते हैं। एक और उपकरण जो आजकल चलन में है वो है फ्लोर हीटिंग मैट। एक विशेष मैट में इंसुलेटिंग लेयर से ढके ग्लास फाइबर नेट पर हीटिंग केबल लगा होता है। इस मैट पर लगी हीटिंग केबल कॉपर वायर की बनी होती है। बाहरी इंसुलेटेड परत फ्लोरोपॉलीमर से बनी होती है। ये पतली, सुरक्षित और रेडी टू यूज होती है। फ्लोर हीटिंग मैट टाइल और वुडन फ्लोर की आंतरिक लेयर के तौर पर कमरे को गर्म रखने के लिए उपयोग की जाती है। ये लिविंग रूम, ऑफिसेज और ठंडे एरियाज में काफी यूज की जाती है। जाहिर तौर पर इस बिजनेस का स्कोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। साथ ही इस बिजनेस में 10 से 15 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होती है। फ्लोर हीटिंग मैट बिजनेस की मशीन कॉस्ट 19 से 24 लाख तक होती है और 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट और 8 से 10 लोगों के मैन पावर के साथ इस बिजनेस से आप 20% से 25% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया की ओर। क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग एक प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में धातु की वस्तु की सतह पर एक नमकीन घोल या इलेक्ट्रोलाइट में धातु की एक पतली परत का लेप किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम, निकल और क्रोम स्टील का उपयोग किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग का मुख्य उद्देश्य जंग और खरोंच से धातु की वस्तु का बचाव करना है। इसे कार के पुर्जों, स्टील के फर्नीचर, सैनिटरी फिटिंग्स, सजावटी धातु की वस्तुओं, औजारों और बर्तनों आदि की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग किया जाता है। बात करें अगर क्रोम प्लेटिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स की तो स्टार्टिंग लेवल पर इस बिजनेस के लिए आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। क्रोम प्लेटिंग में 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 6 से 7 मैन पावर की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 8 से 12 लाख तक होती है और इस बिजनेस से आप 25% से 30% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के तीसरे बिजनेस आइडिया की ओर। किचन सिंक। किचन सिंक तो आप सब जानते ही होंगे। थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये रसोई के चबूतरे के साथ लगा स्टेनलेस स्टील शीट से बना एक सिंक होता है जिसे बर्तन धोने के लिए यूज किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील सिंक टिकाऊ होते हैं। इन्हें सिंगल बाउल और डबल बाउल सिंक में अनुकूलित किया जा सकता है। ये मल्टी शेप्ड होते हैं, मतलब सिंक का आकार घर, रेस्टोरेंट और होटलों के लिए अलग अलग हो सकता है। किचन सिंक को बर्तन, फल और सब्जियां आदि धोने के लिए उपयोग किया जाता है। किचन सिंक को अपना बिजनेस बनाने के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स जो ध्यान में रखने होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस बिजनेस को 160 पीसेस पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए आपको बिजनेस सेटअप के रूप में 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया और 40 से 50 किलोवाट तक पावर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही 10 से 15 लोगों के मैन पावर के साथ 35 से 45 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। इस बिजनेस से आप 11% से 15% तक प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। आज का चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया है डंबल। अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं और हेल्थ के लिए जागरूक हैं और इससे थोड़ा भी लगाव रखते हैं तो आपको डंबल के बारे में तो पता ही होगा। डंबल वेट ट्रेनिंग उपकरण है। फिटनेस यात्रा शुरू करने के लिए डंबल सभी के लिए सबसे पहला और पसंदीदा साधन है। ये दैनिक व्यायाम करने के लिए बहुत से युवाओं, पावर लिफ्टर्स व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बाइसेप्स, शोल्डर्स और चेस्ट एक्सरसाइज के लिए बेस्ट माने जाते हैं। जाहिर है कि डंबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और अगर आप भी इस बिजनेस आइडिया को अपनाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी बातों के बारे में जानना जरूरी है। इस बिजनेस को 1000 केजी पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए आपको रिक्वायर्ड एरिया के तौर पर 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। साथ ही 40 से 50 किलोवाट पावर कनेक्शन और 8 से 10 मैन पावर की भी आवश्यकता होती है। इस बिजनेस के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको 26 से 33 लाख की आवश्यकता होगी और साथ ही इस बिजनेस से आप 15% से 18% तक के प्रॉफिट मार्जिन को आसानी से कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा।